बच्चों, हमने कल स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 3। उसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम। चैप्टर नंबर 3 में हम जो हमारा था वो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है, लिखो, जो हमने जिसमें कवर किए थे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसको बोलते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और क्लास हमने कल स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जिसके हमने कहा 3 पार्ट्स में कवर है। एक तो आपका है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया था। अगला है इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला पार्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और दूसरा है, जो थर्ड पार्ट है वो है इसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंड एएस। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमने कल कवर कर लिया। इसके जो 3 पार्ट है थ्योरी बेस, इसमें हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कल कवर किए पूरी क्लास में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं पूरा हमने इसमें कवर किया। आज हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट कैसे हुआ और ये कितने होते हैं, ये सब बातें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में करेंगे। और इंडेस के बारे में भी आज बात करेंगे कि इंडेस क्या होते हैं, कैसे ये कौन से स्टैंडर्ड्स है, किस किस पे एप्लीकेबल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लिखो इसके आगे थोड़ा सा, इसमें थ्योरी पार्ट है। लिखो, ड्यू टू globalization of business, due to globalization of business, various or different kinds of accounting policies were followed by the people that made the accounting information incomparable। एक बार लिखो फिर पूरा समझेंगे। that made the accounting information incomparable, therefore an international accounting standards committee Therefore, an International Accounting Standards Committee (IASC) was formed in 1973। लिखो ब्रैकेट में, now IASC renamed as IFRB, that is International Financial Reporting Board। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड। आगे लिखो, ICAI and ICWAI are members of this committee. ICAI and ICWAI are members of this committee. ICA set up ASB बोले तो Accounting Standards Board in 1977 to develop draft accounting standards
स्टैंडर्ड्स। आगे लिखो ASB submitted ASB submitted draft accounting standards to the ICAI. ICAI submitted the draft AS for the, या हम बोले सबमिटेड ना बोल के आई कैन से ICAI issued the draft accounting standards for the comments of the government, industry, professionals, etc. ICAI issued the draft accounting standards for the comments of the government, industry, professionals, etc. ICAI, after considering the comments received, issued accounting standards. तो देखो क्या बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए कहाँ से? सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ी? देखो अब क्या हो रहा है, जब आज के मार्केट अगर हम देखें तो बिजनेसेस क्या हो रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से आप दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो अब आपके इतना ज्यादा बिजनेस आपका बढ़ गया है, तो आप क्या करते हैं, लोगों ने तरह तरह की पॉलिसीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। कोई क्या सोच के अकाउंटिंग कर रहा है, कोई किस सबका अलग अलग तरीका। अगर ऐसा होगा तो दो फर्म्स की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेयर करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो दैट मेक्स द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इनकम्पेरेबल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उससे क्या हो गई, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इनकम्पेरेबल। देयरफॉर क्या किया गया, एक IASC का गठन किया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी को बनाया गया, जिसे आज IFRB के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड। तो इस IASC ने, इसके मेंबर्स बने, अच्छा इसके मेंबर्स कौन बने, इसके मेंबर्स हैं इंडिया से, इसके मेंबर्स हैं ICAI और ICWAI। लिखो ICAI कौन है, CAS की रेगुलेटरी अथॉरिटी, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और ICWAI ये होता है कोस्ट अकाउंटेंट्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसे आज क्या बोल, नाउ नोन एज, आज हमसे बोलते हैं नाउ नोन एज इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। तो देखो इंडिया से इस कमेटी के मेंबर कौन बने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के जो मेंबर्स बने वो बने ICAI और ICWAI, ये इसके मेंबर्स बने। अब ICAI ने क्या किया, इंडिया से ICAI और ICWAI इस कमेटी के मेंबर्स बने। ICAI ने क्या किया, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को अपॉइंट किया कि बोर्ड तुम क्या करो, कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप करो, कुछ ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमको बनाकर, ताकि हम क्या कर सके, इशू कर सके कि ये सबको अप्लाई करने हैं, फॉलो करने हैं। तो हुआ क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने कुछ ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना के दिए। वो ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने क्या किया, ICAI को सबमिट कर दिए। अब ICAI ने क्या किया, उसको कमेंट्स के लिए पब्लिश कर दिया, इशू कर दिया कि अब गवर्नमेंट आप अपने कमेंट्स दो, इंडस्ट्री आप भी अपने कमेंट्स दो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर, और प्रोफेशनल्स
आपको भी बोल दिया कि आप भी अपने कमेंट्स दो। इन कमेंट्स को कंसिडर करके आईसीएआई ने फाइनली क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर दिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहाँ से आए, इस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हिस्ट्री की इस तरह से आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने। तो लिखो नेक्स्ट कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है क्या, हेडिंग डालो अगली। हेडिंग इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना के दिए हमको आईसीएआई ने, वो है क्या, लिखो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। accounting standards accounting standards are the generally accepted accounting principles. Generally accepted accounting principles. Accounting standards are the generally accepted accounting principles, that is gaps. ये सबको ही फॉलो करने होते हैं, these are gaps. Accounting standards are the generally accepted accounting principles that prescribes accounting rules and rules and procedures for recognition for recognition, measurement, treatment, presentation, and disclosure of accounting transactions, in financial statements. These are prescribed because, या हम कहें these are prescribed so that financial statements would be based on common rules and principles for better understanding by the users. देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं क्या, दीज आर योर गैप्स, दीज आर योर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये क्या है, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं जो क्या करने होते हैं, सभी को फॉलो करने होते हैं। दीज आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, वो कुछ आपको रूल्स प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको कुछ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को कैसे कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, इस बारे में आपको कुछ रूल्स बताएंगे, कुछ प्रोसीजर बताएंगे, तरीका बताएंगे। यानी एक ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बताते हैं, ये बताते हैं एक कॉमन तरीका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका बताएंगे, दैट इज रूल, क्या आपको रूल फॉलो करना है रिकॉर्ड करने का। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए गए, सब क्या कर रहे हैं, सब डिफरेंट मेथड्स यूज करने लग गए। कोई किस तरह प्रेजेंट कर रहा है, कोई किसी चीज को, मान लो कोई बैलेंस शीट में, कोई करंट एसेट्स में अगर उसको रिपोर्ट कर, तो कोई नॉन करंट में एसेट्स में रिपोर्ट कर रहा है। यानी रिपोर्टिंग का इशू है, मेजरमेंट का इशू, कोई किस तरह वैल्यू कर रहा है, कोई फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू पे वैल्यू कर रहा है, कोई कॉस्ट पर वैल्यू कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें आपके बुक्स को क्या बना देती है, इनकम्पेरेबल। इस यानी आपके लिए बुक्स को कंपेयर आप कर ही नहीं पाओगे। तो कंपेरेबल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, आपके कुछ कॉमन चीजें होनी चाहिए, ताकि हर बिजनेसमैन, हर अकाउंटेंट जो है वो क्या करे, कॉमन प्रिंसिपल्स को, कॉमन रूल्स को फॉलो करे। जिससे क्या होगा, सब मान लो अगर एंटिटी 1 है, सपोज एंटिटी 1 और एंटिटी 2
ना जाने कितनी ही मार्केट में बिजनेसेस हैं, इनका आपस में ट्रांजैक्शंस हो गया, क्रॉस ट्रांजैक्शंस कह लो, इनका वर्ल्ड वाइड ट्रांजैक्शंस, इनके ट्रांजैक्शंस इनकी शुरू हो गई, और सब अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, बुक्स बना रहे हैं। ये अलग तरीके से रिकॉर्ड, दिस इज टाइप 1, ये दूसरा तरीका फॉलो करती है, ये तीसरा तरीका फॉलो करती है। क्या हम कंपेयर कर पाएंगे? हम बिल्कुल भी इन बुक्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हम ये नहीं कह पाएंगे कि कौन सी एंटिटी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, कंपेरेबल ही नहीं है। तो इनको कंपेरेबल बनाने के लिए कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। मिनिमम स्टैंडर्ड्स यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेकर आए। कौन लेकर आया? पहले बताया, आईसीएआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेकर आया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसलिए लाए गए ताकि कुछ आपको क्या रहे, कॉमन रूल्स और प्रिंसिपल्स पता रहे कि आपको इस हिसाब से क्या करनी है, बुक्स में रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग करनी है, ताकि यूजर क्या कर सके, यूजर उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके यूजर कैन बेटर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स। यही एक उद्देश्य है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाने का। ठीक है, तो क्या पढ़ा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स that prescribe accounting rules and procedure for recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction financial statements। कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करना है, कैसे मेजर करना है, कैसे ट्रीट करना है, प्रेजेंट करना है, डिस्क्लोज करना है, सब बातें आपको कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं। चलो, यहां तक वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला पार्ट कंप्लीट। अब एक हेडिंग डालो नेक्स्ट इंटरनेशनल, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल। इनका नाम तो थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, किसी ने नहीं भी सुना हो। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये कुछ नए स्टैंडर्ड्स हैं जो आजकल मार्केट में है, जो सबको फॉलो कर रहे हैं। सब बड़ी बड़ी कंपनीज जो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही हैं, वो कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही हैं? वो ये वाले स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही हैं। दीज आर, शॉर्ट में बोलते हैं इनको IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, लिखो। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेसेस globalize एक सेकेंड, ग्लोबलाइजेशन ऑफ businesses resulted worldwide transactions, resulted worldwide transactions like trade, international trade, international trade, foreign direct investments, capital flow, etc. Therefore, there is a need of single set of accounting standards that can therefore there's a need of single set of accounting standards that should be followed that should be followed worldwide। therefore या हम कह सकते हैं thus international accounting standards were developed। Now these international accounting standards international accounting standards are superseded by international financial
reporting standards, that is IFRS. देखो, इसको अंडरलाइन करो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंटरमिक्सिंग ऑफ इकोनॉमीज हुआ, तो इससे क्या होता है, वही कंपैरेबल बनाने के लिए वो तो हमने इंडिया में हमने क्या किया, अपने इंडिया में एएस ले आए। यहाँ इंडियंस क्या करेंगे, विद इन इंडिया अगर मैं बात करूं तो विद इन इंडिया भी कंपैरेबल नहीं था, तो विद इन इंडिया भी कंपैरेबल होने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले आए। अब इंटरनेशनल लेवल पे भी तो ये बात अप्लाई होगी, सेम बात, इंटरनेशनल लेवल पे लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, अब अगर हमें दो डिफरेंट कंट्रीज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपैरेबल बनाने के लिए सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो फॉलो होने चाहिए ना, इसलिए क्या किया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का डेवलपमेंट किया गया। और इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आज किसने सुपरसीड कर लिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ने। आज जो इंटरनेशनली फॉलो हो रहा है दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। चलो इसके बारे में लिखो, मीनिंग ऑफ IFRS। ये IFRS होते क्या है, ये तो ले आए, चलो ठीक है, बट ये होते क्या है, मीनिंग ऑफ IFRS लिखो। IFRS, ये सब आपकी नॉलेज के लिए है, पता होना चाहिए करंट मार्केट सिनेरियो में कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रेवलेंट है। तो IFRS क्या है, IFRS आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं। किसने डेवलप किए, डेवलप्ड बाय, दीज आर डेवलप्ड बाय IASB यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने। इंटरनेशनल लेवल के जो अकाउंट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल की कमेटी तो बनाएगी, इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। these standards these standards इनको बनाने के पीछे जो सोच है वो थोड़ी अलग है। these standards are based on sound principles, ये कुछ प्रिंसिपल बेस्ड आपके रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। therefore therefore IFRS are known as principal IFRS are known as principles based accounting standards। ये कुछ प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और जो हमारे गैप है, जो हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, वो लिखो वेयर एज जो हमारा जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट इज एस, वो क्या है, आर नोन एज, क्योंकि वो रूल्स बताते हैं आपको काम करना कैसे है, ये बताते हैं, तो आपको रूल्स बताते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है रूल्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। गैप्स आर नोन एज रूल्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो क्या हुआ, IFRS से अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो क्या लिखा हमने, IFRS आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने क्या किया, कुछ IFRS इशू किए। IFRS बहुत ही क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साउंड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं। दीज आर प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और जो हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमारे एएस हैं, जिसका हमने यहाँ पर जिक्र किया, ये वाले जो हमारे एएस हैं, ये आपको रूल्स बताते हैं, देयरफॉर दीज आर नोन एज रूल्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये डिफरेंस है आपके IFRS में और गैप्स में। थोड़ा सा और जान लेते हैं ऐसा ये IFRS के बारे में कि IFRS अगर एक एंटिटी फॉलो करती है तो उसे कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो लिखो लिखो इसमें IFRS बेस्ड एंटिटी prepares following फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या क्या उनको बनाना रहता है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स उनको बनानी पड़ती है, लिखो नंबर वन
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे हम बैलेंस शीट अपनी भाषा में बोलते हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे हम बैलेंस शीट अब तक बोल रहे थे। और अगर एक एंटी आईएफआरएस फॉलो करते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम दैट इज ट्रेडिंग पीरियड, इस यहाँ बोला जाता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नंबर 3 है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी में कितना चेंज आया ओपनिंग और क्लोजिंग में, वो भी डिफरेंस हमें उसके लिए भी एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। एक होती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। 4 स्टेटमेंट हो गई। 5वीं है हमारी नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपने कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज बताई है, कौन कौन से सिग्निफिकेंट है, वो आपको क्या करने पड़ेंगे, नोट्स में बताने पड़ेंगे। कहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है। कि आईएफआरएस में कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपको बनाने पड़ते हैं। अब लिखो नेक्स्ट नीचे कि आपके आईएफआरएस में और गैप्स में, यानी जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इसमें क्या डिफरेंस है। एक मैंने आपको बता दिया आईएफआरएस क्या होते हैं। आईएफआरएस हमारे आपके प्रिंसिपल बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें साउंड प्रिंसिपल्स का यूज किया गया है। लिखो पॉइंट नंबर 1, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दीज आर प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये क्या है? दीज आर लिखो दीज आर रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। या आपको रूल्स बताते हैं कि आपको कौन सी चीज कैसे प्रेजेंट करनी है। पॉइंट नंबर 2, दीज आर बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट। आपको अपने एसेट्स को किस पे वैल्यू करना पड़ता है? फेयर वैल्यू पे। और गैप्स हमने पढ़ा कॉस्ट प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। वो गैप्स में गैप क्या बोलता है आपको? हिस्टोरिकल कॉस्ट इज आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, दीज आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये दोनों क्या है, इसमें डिफरेंस आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आईएफआरएस और गैप में क्या डिफरेंस है। आईएफआरएस है क्या? आईएफआरएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स के द्वारा बनाया गया एक कुछ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो थोड़े से करंट हैं, थोड़े से अच्छे हैं, थोड़ा सा फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें हम 5 स्टेटमेंट्स, आई कैन से 4 स्टेटमेंट हमेशा बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और हम एक बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और कुछ हम क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, अटैच्ड नोट्स। ये हमने दोनों का डिफरेंस भी देख लिया। चलो अब इंडिया की बारी आ गई। देखो यहाँ तक समझ आ गया आपको, एक हमारा थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हुआ कि ये आपका आईएफआरएस है। अब देखो क्या, अब देखो इंडिया के पास 2 ऑप्शन थे। अब इंटरनेशनल लेवल पे आईएफआरएस इशू हो चुके हैं, जो हर कंट्री को क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। तो इनके पास 2 ऑप्शन, या तो आप इसको एज इट इज फॉलो करना शुरू कर दो, आप उसे अडॉप्ट कर लो और यूज करना शुरू कर दो। दूसरा इनको ऑप्शन क्या था इंडिया को पास, कि आप अपने जो आपके गैप्स हैं, जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आप उन्हीं को क्या करो, थोड़ा सा कन्वर्ज कर लो, उसे थोड़ा चेंज कर लो, या मैं कहती हूँ उसे कन्वर्ज कर लो। कन्वर्ज करके आप उसको थोड़ा थोड़ा सिमिलर किसके बना लो, आईएफआरएस के। यानी जो इंटेंशन आईएफआरएस की है, वही इंटेंशन आपके इंडियस की, वही आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हो जाए। तो इंडिया ने क्या किया, ये वाला तरीका, इंडिया ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या करेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, और वो पर्पस फुलफिल कर देंगे किसका, जो इंडेस का पर्पस है, वही, सॉरी इंडेस का नहीं, जो आईएफआरएस का पर्पस है, जो इंटरनेशनली इशूड आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हीं का पर्पस फॉलो कर देंगे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो देयरफॉर उन्होंने मॉडिफाई किया अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, और उसका नाम रखा, मॉडिफाई करने उसका नाम रखा इंड एएस। दिस इज योर इंड एएस, जो क्या है, कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है।
जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ज किया तो क्या बने आपकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो लिखो, अच्छा इसके बारे में हम लिख लेते हैं। लिखो, एक सेकेंड, नेक्स्ट शीट निकालते हैं। Ind AS in India. Ind AS in India. लिख, India had two options. India had two options, that is, adopt the international financial reporting standards or converge the existing AS in line with IFRS. इंडिया ने क्या किया? सेकेंड ऑप्शन चूज किया। इंडिया decided to converge its existing accounting standards with IFRS। IFRS के मतलब पैरिटी में उसको ले आए। अगर यहाँ पे आपके IFRS है, उन्होंने क्या किया? अपने एस को मॉडिफाई किया और कहीं ना कहीं इसका जो पर्पज है वो दोनों सेम किया। IFRS या IFRS को उसने क्या किया? IFRS के साथ उसको मैच किया। These converged accounting standards These converged accounting standards known as Ind AS, that is Indian Accounting Standards. Indian Accounting Standards that have been, ये भी हो चुके हैं applicable, that have been issued and notified. अब ये Ind AS इंडिया में से इंडिया वालों ने कर दिए, इशू तो कर दिए, अभी फॉलो किसको करने हैं ये भी लिखो। applicability of Ind AS। Ind AS लगेंगे किस पे? एएस तो सबको अप्लाई करने हैं, लेकिन इंडिया में कौन क्या चलते हैं? एएस। लेकिन इसका एक इंटरनेशनल स्तर पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन पर, तो वो इंड एस लगेंगे किस पे? अप्लाई करने होंगे नंबर 1, जस्ट अ मिनट, अकाउंट इंड एस लगेंगे। लिखो, लिखो, जस्ट अ मिनट, लिखो, इंड एस आर applicable to companies formed under, बड़ी कंपनियों पर लगेंगे, फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब इसमें भी किस पे? लिखो, एप्लीकेबल टू कंपनीज फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट। नंबर 1, जो कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पर इसका अगर शेयर आपको सेल हो रहा है, यानी वो कंपनी पर इंडेक्स अप्लाई होते हैं। और दूसरा ऑप्शन किस पे अप्लाई होंगे? कंपनी हैविंग net worth of 250 crore और मोर, जिसकी नेटवर्थ कम से कम 250 करोड़ है, उस कंपनी पर भी इंडेक्स एप्लीकेबल है। तो सर ये क्या है? बेसिक चीजें हैं आपके लिए, नॉलेज वाली क्लास है। नेक्स्ट क्लास से आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा जो आपके लिए रेलेवेंट है, ये आपकी नॉलेज के लिए है। तो जो कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, इस कंपनी को क्या फॉलो कर रही है? आज जो कंपनी इंडेक्स फॉलो कर रही है। और पॉइंट नंबर थर्ड, दे आर होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर।
यानी ये सब क्या है, इसकी ग्रुप कंपनी। अगर एक कंपनी पर यानी फर्स्ट कैटेगरी की कंपनी पर कोई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उस कंपनी पर अगर अप्लाई होता है तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरीज एसोसिएट जॉइंट वेंचर पर भी अप्लाई होगा, या किसी कंपनी की 250 करोड़ की नेटवर्थ है तो उस कंपनी पर तो अप्लाई होगा ही होगा, प्लस उसकी ग्रुप कंपनी पर भी अप्लाई होगा। इन डेज उनको फॉलो करने पड़ेंगे। चलो, ये हाँ बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी इतना आपको समझ आ गया कि इन डेज अप्लाई किस पे करते हैं। अब देखो, इंडिया में आपके पास दो चीजें हैं फॉलो करने के लिए। इंडिया में आपके पास एक है एएस और एक है, अब तक जो पढ़ा वो नॉलेज के लिए था, समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। अब आप यहाँ समझो, इंडिया में आपके पास दो तरह के स्टैंडर्ड्स अभी प्रेजेंट में है। एक है आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एक है आपके पास एएस, दिस इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये फॉलो कौन करेगा? ये फॉलो करेगा बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां कौन सी? जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, और दूसरी जिसकी नेटवर्थ कितनी है, कम से कम 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको फॉलो करना है। और इनकी ग्रुप कंपनी को, और कोई भी कंपनी वॉलंटरीली भी, यहाँ पे लिख सकते हो वॉलंटरीली भी कोई कंपनी फॉलो कर सकती है, वॉलंटरीली ऑल्सो। कोई कंपनी चाहे इंडियस फॉलो करना तो वो फॉलो कर सकती है। यानी बाकी जो बची एंटिटीज इनको क्या फॉलो करना पड़ेगा? रेस्ट एंटिटीज जो इससे छोटी है, जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, या जो अनलिस्टेड है, छोटी कंपनियां जो रह गई वो कंपनियां, और जो नॉन कंपनियां हैं, नॉन कंपनियां और छोटी कंपनियां। नॉन कंपनियां यानी सोल प्रोप्राइटरशिप, नॉन कंपनियां यानी पार्टनरशिप, ये सब आपकी क्या है? नॉन कंपनियां। और छोटी कंपनियां कौन सी? जिसकी नेटवर्थ क्या है? 250 करोड़ तक है, 250 करोड़ तक अगर इसकी नेटवर्थ है, उस कंपनी को फॉलो करना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि एएस और एटीएस मार्केट को नॉलेज मिलता है कि हाँ कौन सी कंपनी कितना फॉलो करे, आपको पता होना चाहिए ना कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है, इतना आपको पता रहा। अब देखो, वही बात वापस आती है कि अगर मैं बात करूं कि आपके इंडेस जो नए जो इंडेस है वर्सेस अगर मैं बात करूं आपके एएस, बताओ कौन से होंगे रूल बेस्ड, कौन से होंगे प्रिंसिपल बेस्ड? इंडेस, इंडेस किसको फॉलो कर रहे हैं? आईएफआरएस की कॉपी है, आप ये समझ लो, नाम इंडेस है तो आईएफआरएस प्रिंसिपल बेस्ड है, तो इंडेस भी क्या होंगे? आपके प्रिंसिपल बेस्ड। और आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो है रूल बेस्ड, जो आपको रूल्स बताते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आईएफआरएस फेयर वैल्यू को फॉलो करते हैं, वैल्यू में करंट मार्केट वैल्यू, अभी आप ये समझ लो कि जो मार्केट की वैल्यू है, आईएफआरएस उसे कहता है कि वो मेरे लिए काम की, हिस्टोरिकल कॉस्ट और हिस्ट्री है वो मेरे काम की नहीं है। तो देयरफॉर इंडेस क्या है? आईएफआरएस जैसा, तो ये भी क्या फॉलो करता है? फेयर वैल्यू, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है आपके? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके वही हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इंडेस और एएस में क्या फर्क है, और इंडेस कैसे इंडिया में आए, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। चलो, इतना हुआ आपका, आपको समझ आ गया होगा कि इंडेस क्या है और एएस। तो अगर थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको लिखवा भी देती हूँ, लिखो थोड़ा सा इसके बारे में। तो लिखो मीनिंग ऑफ, लिखो मीनिंग ऑफ इंडेस। इंडेस का मीनिंग क्या है? वही मीनिंग है जो क्या है? आईएफआरएस है। क्यों? क्योंकि आईएफआरएस से ही उठाए गए हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है। तो लिखो इंडेस, इंडेस are those accounting standards, are those accounting standards that are applicable on companies and that are in line with, that are in line with international, जो किसको मैच करते हैं? इंटरनेशनल आईएफआरएस को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को, दैट आर इन लाइन विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को। यहां तक क्लियर होगा? चलो, क्योंकि ये इंडेस आईएफआरएस जैसे हैं तो ये इनको भी बोला जाता है इंडेस आर प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडेस आर प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्यों बोलते हैं? बिकॉज
IFRS principle based है because IFRS are principle based. प्रिंसिपल बेस्ड क्लियर। चलो कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनीज इंड एस फॉलो कर रही है, जैसे कि जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, तो वो कंपनी कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होगी आज के टाइम में, मालूम होना चाहिए ना। तो देखो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इंड एस बेस्ड कंपनीज, जिन पर इंड एस लग रहे हैं वो कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होगी। ऑब्वियसली वही बना रही होगी, वही स्टेटमेंट्स बनेंगी जो IFRS वाली कंपनीज बनाती हैं। वही जो मैंने आपको 5 स्टेटमेंट है। सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ एक सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एक बनता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और एक बनता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। 4 स्टेटमेंट बनते हैं और 5वां पॉइंट हमारा क्या है, डिस्क्लोजर का स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें नोट्स के फॉर्म में हमारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या करनी पड़ती है, डिस्क्लोज करनी पड़ती है। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, जो क्या होती है जरूरी, उसे आपको बताना पड़ेगा कि हमने ये वाली पॉलिसी फॉलो की है। ये क्लास पूरी थ्योरेटिकल है, पूरी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के लिए, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया में एट प्रेजेंट क्या क्या है, एएसबी चल रहे हैं और इंड एस भी चल रहे हैं। कौन कौन एएस फॉलो करता है ये भी मैंने आपको बताया, कौन कौन इंड एस फॉलो। अभी कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये तो पता नहीं कितने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज तक की डेट में। 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर 32 इन नंबर्स। 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास आज की डेट में है, 32 इन नंबर्स। अगर मैं बात करूं इंडेस कितने हैं हमारे पास, 40 इंडेसेस हैं जो अकाउंटिंग के लिए आपको बड़ी कंपनीज में अकाउंटिंग पर्पज से 40 इंडेस को कंप्लाई करना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर यहाँ पे हमारा एंड हुआ। हमने क्या किया, हमने पूरी इस चैप्टर की थ्योरी कवर कर ली। 3 पार्ट्स में ये क्लास हमने 3 पार्ट्स में चैप्टर था हमारा, इसमें थ्योरी बेस में हमने पूरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो रेलेवेंट है वो आपके लिए यही वाला हिस्सा है। जैसे पिछली वाली क्लास थी ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाली, यही रेलेवेंट है। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज कि ये कैसे आए, क्यों आए और ये किस किस पर अप्लाई करते हैं। तो आपका एक चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलो आज की क्लास में इतना ही, और तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।